Canadian channel. Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9। You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group, Y Media. You are watching वाई मीडिया ग्रुप ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅ ਵੈਰੀ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ वाई मीडिया ऑन रेडियो वाई एंड चैनल वाई। एज अ ग्रुप एडिटर ऑफ वाई मीडिया मैं युद्धवीर जसवाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ शक्ति सिंह गोयल जी समय जुड़ चुके हैं इंडिया से, जो कि कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में। इसके अलावा बहुत सीनियर मेंबर भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के। सो उनसे हम बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सबकी निगाहें 2024 के ऊपर लगी हुई हैं। क्या होगा 2024 में, जहां एक तरफ बीजेपी का ये दावा है कि इस बार हम 400 से ज्यादा सीट्स जीतेंगे, जो पिछली बार 100-150 सीटें जहां टफ कंपटीशन उनको मिला है। लगातार रणनीति तैयार की जा रही है, बहुत सारे नए हेड्स लगाए गए हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी चेंज किया गया है और बीजेपी चाहती है कि इस बार दोबारा से 2024 में बीजेपी भारी बहुमत के साथ आए। वहीं कांग्रेस की रणनीति ये होगी कि जहां वो कैंपेन कर रहे हैं इस समय सारे भारत में, राहुल गांधी जी उसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, नए प्रेसिडेंट की भी बातचीत चल रही है। सो किस तरह से रिवाइवल होगा कांग्रेस का, हमने बहुत सारे रिसेंटली कांग्रेस लीडर्स के साथ इंटरव्यूज भी किए हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और आम आदमी पार्टी ये दावा पेश कर रही है, हालांकि उनके पास पहले 4 एमपी रह गया, अब तो एक एमपी भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनका दावा है कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। मैं हैरान हूं, और वो कह रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल जो है वो अब सारे भारत में लागू होगा। जैसे दिल्ली में केजरीवाल मॉडल लागू हुआ है, पंजाब में हुआ है, गुजरात में बहुत एक्टिवली कैंपेन करते नजर आ रहे हैं केजरीवाल साहब। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, सब जगह काफी एक्टिविटी केजरीवाल साहब ने बढ़ाई हुई है। सो इस दरमियान कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, हम स्वागत करेंगे। सर, आपका वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सर। वेरी वार्म वेलकम। क्या हाल है सर? थैंक यू युद्धवीर जी। सर, सबसे पहले तो ये हमें बताइए कि कांग्रेस का प्लान क्या होगा, व्हाट इज द प्लान कांग्रेस, क्योंकि पिछली अगर हम 2 इलेक्शंस देखें 2014, 2019 और इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शंस भी अगर हम देखें तो बहुत जगह कांग्रेस की सरकार चली गई। अभी हाल ही में पंजाब में इलेक्शंस हुआ सर, वहां पर भी सरकार चली गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति नहीं करती। चाहे राम का मरे, चाहे रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी ने दल के हित से ऊपर देश के हित को रखा है, दल के हित के ऊपर जन के हित को रखा है। और यही कांग्रेस पार्टी ने कभी जीत ली है, बहुत बड़ी जीत हासिल की है, जहां पे बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी बचे थे, पर डेमोक्रेसी में उस 2 एमपी को भी खरीदने, तोड़ने या भाजपा मुक्त पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है, अहंकार नहीं। वो राजीव गांधी जी थे जिन्होंने कहा कि 2 ही एमपी है, पर मेरे लिए एक मजबूत विरोधी दल को जो सम्मान देना चाहिए वही सम्मान उनको मिलेगा, और वो करके दिखाया था। आज आप देखते हो किस तरह से चल रहा है। और चाहे कोई कुछ भी कहे, भारतीय जनता पार्टी ने वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी, देश का कितना भी नुकसान चाहे हो जाए, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, मजहब के नाम पे, दिलों को तोड़ के राजनीति की है, वोट बैंक पाया है, पर वो लंबा नहीं चला। अब देखिए
2019 से पहले चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटका हो या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो, हम जीते थे। हाँ, फिर पैसे से जो लोकतंत्र में जायज नहीं है ऐसी चीजों से सरकारें तोड़ी गई। पुलवामा हुआ, हमारे जवान शहीद हुए, नहीं होना चाहिए था। जब आर्मी के हमारे फोर्स के मुखिया ने कहा था कि इसे हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कीजिए, बाय रोड ले जाना जोखिम वाला है, पर फिर भी कॉस्टलीस्ट एयरक्राफ्ट के बिना जाते नहीं है, पर इन जवानों को बाय रोड भेजा और पुलवामा में हमारे लोग शहीद हुए। वो गलती थी, पर उसको भी एक फर्जी राष्ट्रवाद तरीके से देश में एक माहौल बनाया और पुलवामा के बाद जरूर मैं मानता हूं वोट मिले थे, तो क्या वो जायज थी राजनीति? हम लोगों को एक पॉजिटिव एजेंडा दे रहे हैं और उस पॉजिटिव एजेंडा के साथ पार्टीज को साथ रख के कांग्रेस पार्टी जाएगी। और हमने जो 2004 में कोई नहीं मान रहे थे, फील गुड इंडिया, इंडिया शाइनिंग, फील गुड फैक्टर, पीएम इन वेटिंग, कितना कितना प्रचार हो रहा था, पर इस देश की जनता ने सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को बहुमत 2004 में दिया। सोनिया गांधी जी का नेतृत्व था, वो प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकते थे, पर पावर ही आखिरी गेम नहीं है, अकल नहीं है। उन्होंने कहा मेरे से अच्छा मनमोहन सिंह जी एक इकोनॉमिस्ट देश को अच्छा शासन दे सकते हैं, तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। वहां पे किसी के वहां ईडी सीबीआई दबोच दो सबको, वो काम नहीं किया है। वो जनता देखती है। बड़े ख्वाब सुनहरे दिखाए थे, फेल हुए हैं। तो मैं मानता हूं कांग्रेस को जनता का आशीर्वाद, समर्थन और खास करके ओवरसीज में जो हमारे हिंदुस्तानी बसते हैं, जिसको हम एनआरआई कहते हैं, वो भी इस देश की जो चीजें हैं उनको बड़ी बारीकी से देखते हैं, उनका भी प्यार और समर्थन मिलेगा, ये मैं मानता हूं। युद्धवीर जी। सर, आपने बड़ी डिटेल में सारी बात समझाई है, उसका शुक्रिया। लेकिन आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी है 2014 से लेके 2019 और बीच में जितनी सारी स्टेट इलेक्शंस हुई है, नो डाउट आपको राजस्थान में जीत हासिल हुई है, और आप तो गुजरात से हैं। मैंने आगे चल के आपके बारे में आपसे जरा गुजरात के बारे में भी डिटेल बात करूंगा, आपको गुजरात के बारे में बात करेंगे। लेकिन गुजरात में बहुत स्ट्रॉन्ग आपने ऑपोजिशन दी पिछली इलेक्शंस में, लेकिन सरकार वहां भी नहीं बन सकी। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई पर चली गई। छत्तीसगढ़ और राजस्थान को अगर मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूं तो यूपी में बेस चला गया, मैं स्टेट असेंबलीज की बात कर रहा हूं, फिर बंगाल में बेस चला गया। वो विजन क्या है इस समय? चाहते हैं आप हिंदुस्तानी बात करें, अगर इंडियंस की बात करें, वो बिल्कुल चाहते हैं कि कोई और विजन हमारे पास आए सामने। बट कहीं ना कहीं आपने पुलवामा हमले की बात की, वो तो उनके हक में चला गया, नेशनलिज्म उनके हक में चला गया। जब राहुल गांधी जी या केजरीवाल साहब सर्जिकल स्ट्राइक्स पे सवाल पूछते हैं, मैं नहीं कहता गलत सही, वो आप बताएं, मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, लेकिन नेशनलिज्म के मुद्दे पर बीजेपी का तोड़ नहीं निकल रहा। आपके पास विजन क्या है कि आप डेवलपमेंट वहां नहीं हो रही? अनएम्प्लॉयमेंट मैं आज देख रहा था, हरियाणा, इवन राजस्थान, कई स्टेट्स में 30% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहां पर इस समय। 8.5% इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है। ग्रोथ इस समय 13.5% कह रहे हैं, लेकिन इफेक्टिव ग्रोथ हार्डली 1.5-2% है। पर कांग्रेस इन मुद्दों पर बात नहीं कर रही है, सिर्फ हम सेकुलर हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, हम सेकुलर हैं, हमें वोट दे दो, इससे काम चलता नजर नहीं आ रहा। आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये आपको थोड़ा सा गौर से देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी ने हवाबाजी नहीं। हम 2004 में एक हमारा घोषणा पत्र लेके आए थे, हमारा मैनिफेस्टो लेके आए। इस वक्त हमने जो वो जैसे ही 2004 में सर बनी हमारी अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन, गांधी जी खुद उसका मॉनिटरिंग करने लगी, और जो मेन अहम बातें हमने कही थी, हमने कहा था कि राइट टू इंफॉर्मेशन देंगे, हमने करके दिया। हमने कहा था फूड सिक्योरिटी बिल हम लाएंगे और लोगों को अन्न खाने के पर अधिकार मिलेगा, फूड सिक्योरिटी कानून हम लेके आए। हमने कहा था कि मनरेगा देंगे, जिसके तहत 100 दिन के लिए गारंटी काम आपको मिलेगा। वो मनरेगा सिर्फ चुनावी बात नहीं रही, हमने करके दिखाया। हमने कहा था कि जो हमारे आदिवासी परिवार है, जिनका वन संपत्ति पे अधिकार है, उनको राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड मिलना चाहिए, वो कानून हम लेके आए। हमने कहा कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ किताबों में या लफ्जों में नहीं,
कानूनन होना चाहिए। राइट टू एजुकेशन हम लेके आए और 10 साल तक आप देखिए तो हमारे चुनावी घोषणा पत्रों की बात हमने करके दिखाई थी। तो हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है। दूसरी ओर भाजपा का मोदी जी के नेतृत्व वाला जब सरकार बनी, आप देखिए क्या कहा था, भाइयों बहनों 2 करोड़ नौकरियां दे दूंगा। मिली 2 करोड़ क्या? अभी आंकड़ा पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन के आंसर में आया कि करोड़ों लोग नौकरी मांगते हैं, उनमें लाखों को भी नहीं मिली। जो पुरानी नौकरियां थी वो भी लोगों की चली गई और परमानेंट नौकरी की बजाय ठेके की नौकरियां मिल रही है। यही मोदी जी ने कहा था, मित्रों बाहर काला धन पड़ा है, वो काला धन वापिस आएगा, हर देशवासी की जेब में यूं ही 15-15 लाख आ जाएंगे। क्या हुआ आप देख लीजिए ट्रैक रिकॉर्ड। मोदी जी के खुद के वीडियो है अपने वाई चैनल पे, आप वाई मीडिया के चैनल्स पे, रेडियो पे, वो पुराने वीडियो दिखा दीजिए। वो क्या कहता था, कहते थे कि जब रुपया कमजोर होता है, रुपया गिरता है, तो समझ लो कि देश की प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है। रुपया कमजोर माने सेंट्रल गवर्नमेंट कमजोर। और मजाक भी उड़ाते थे कि कभी कभी तो लगता है भाइयों बहनों कि रुपया जो है ना वो प्रधानमंत्री की उम्र से कंपटीशन कर रहा है। पर हुआ क्या, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब रुपया गिरने पे ऐसी बात करते थे। रिकॉर्ड ब्रेक रुपया गिरा तो मोदी जी के शासन में गिरा। अरे मनमोहन सिंह जी तो वो थे, कांग्रेस की सरकार तो वो थी कि 2009 का रिसेशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिसेशन आया, फिर भी हमारे वहां इकोनॉमी भी संभली और प्रधानमंत्री जी ने अपनी उम्र से आगे, मनमोहन सिंह जी ने रुपया नहीं जाने दिया। ये आज के प्रधानमंत्री जी मोदी जी की 2 बर्थ डेट है और दोनों बर्थ डेट से आगे रुपया चला गया है। वो कहते थे कि पेट्रोल और डीजल सस्ता होना चाहिए, महंगा दे रहे हैं, ये भारत सरकार की कमजोरी है, हम वैट कम नहीं, भारत एक्साइज कम करे। जब सीएम थे नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे। अब मैं आपको कहता हूं कि आप थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए तो पता चलेगा कि जो यूपीए के माने कांग्रेस के आखिरी उसमें जो एवरेज पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में रॉ ऑयल कच्चा क्रूड था वो एवरेज 108.36 यूएस डॉलर पर बैरल था। और मोदी जी के आखिरी 3 साल देख लो तो वो कम होके 86 यूएस डॉलर पर बैरल एवरेज हुआ, माने कम हुआ। फिर भी पेट्रोल और डीजल देश में 100 रुपया पार कर गया। मैं आपको कहती, आप तो जानते हैं मीडिया चैनल, बड़ा मीडिया ग्रुप है आपका वाई मीडिया। आप जानते हो कि जो रसोई गैस होती है एलपीजी गैस, उसकी प्राइस तय करता है इंटरनेशनल मार्केट में अरामको, सऊदी अरामको ये प्राइस तय करता है। आप देख लीजिए कि हमारा शासन था 400 से 415 में गैस का सिलेंडर मिलता था। उस वक्त पे ये सऊदी अरामको जो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस तय करता था वो एलपीजी महंगा था। आज ये एलपीजी सस्ता हो गया और फिर भी 400 रुपया वाला गैस का सिलेंडर 1000 से 1100 रुपया, 3-4 दूसरे पूंजीपतियों से कंपटीशन करे और मेरा एक पढ़ा लिखा युवान उसको नौकरी ना मिले। यहाँ राजकोट में आपने देखा होगा एक पढ़े लिखे हुए ग्रेजुएट युवान ने सुसाइड किया और उसने कहा कि महंगाई इतनी है, रोजगार है नहीं, मुझे कुछ काम नहीं मिलता है, मैं मेरे परिवार के लोगों का पोषण नहीं कर सकता हूं, मैं आत्महत्या कर रहा हूं। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन है? आप विदेश नीति पे पूछेंगे, मैं आपको विदेश नीति पे भी बताऊंगा कि क्या हालत करके रखे हैं। तो जो बाहर लोग हैं दिमाग से सोचे और एजुकेशन लेके बैठे हुए हैं, देश में हमारे दिल और दिमाग दोनों से चलने वाले लोग हैं, पर कभी कभी जज्बात के साथ खिलवाड़ करके, राम रहीम का करके, आपस में लड़ा के वोट बैंक तो मजबूत हो सकती है पर इससे देश बर्बाद होता है। मैं भी हिंदू, मैं मेरी माताजी, मेरे भगवान की आराधना करता हूं, पर मैं राजनीति के लिए इसका उपयोग नहीं करता हूं। मेरा हिंदू मजहब मुझे कहता है कि चींटी काटती है, फिर भी हमारे गुजरात में कहते कीड़ियारू पुरवानी मानता, माने चींटी को भी मैं खाना दूंगा, उसके बाद मेरा खाना खाऊंगा। ये मेरा मजहब है,
जिसके ऊपर मुझे फक्र है। मेरा मजहब ये कहता है ऐक्य ईश्वर, जो हिंदुस्तान का सनातन धर्म है, उसे राम कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, यीशु कहो, कोई भी नाम दे दो, पर ऐक्य निराकार ईश्वर, ये हमारा सनातन धर्म हिंदू धर्म है। हम मानते हैं पुनः जन्म में, माने आज हिंदू मरता है, कल किसी भी मजहब में, किसी भी योनि में, किसी भी अवतार उसका हो सकता है, वो आत्मा अमर है, हम कहते हैं, वहां जाते हैं। अगर ये फिलोसॉफी से हट के मैं ये कह दूं इसको काटो, इसको मारो, क्योंकि आपस में लड़ाई हो, हिंदू वोट बैंक मेरी मरी, पर देश कमजोर है, इस बात को हमको समझना होगा। हम इस बात को नहीं समझेंगे तो ये तो न राम के है, ये न रहीम के है। जो इस्लाम की राजनीति करते हैं वो सिर्फ अपनी खुदगर्जी के होते हैं। और पॉलिटिक्स आजकल जो पोलराइजेशन की चल रही है, इसके ऊपर जज्बात से नहीं, जज्बात के साथ दिमाग को मिला के भी हम सबको सोचना होगा। गाय के नाम पे वोट लेते हैं, हम गाय माता कहते हैं, और जब यहाँ पे गुजरात में इतनी सारी गाय माता मर रही है, और क्यों? क्योंकि लिम्पसी नाम का रोग आया, और जब इंजेक्शन देके उसको वैक्सीन देना था तो वहां भ्रष्टाचार हो रहा था, सलाइन फोड़ा जा रहा था, वो पकड़े भी गए, हजारों गायें मर गईं। तो गाय माता के नाम पे क्या ऐसे सिर्फ वोट बैंक के लिए गाय माता है हमारे लिए? तो मैं मानता हूं इस देश की जरूर समझ है, और आने वाले दिनों पे इसका जवाब भी मिलेगा। कहा था एक सर के सामने 10 सर लेके आऊंगा। मेरे बिहार के 20 जवान शहीद हो गए चाइना बॉर्डर पे, चाइना ने उसको मार दिया। पुलवामा में हुआ, पठानकोट में हुआ। मैं कभी भी आतंकवाद या विदेश नीति पे राजनीति नहीं करता हूं, पर एक हिंदुस्तानी होने के नाते पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी इन बातों का दर्द होता है, जो मैं आपके साथ साझा करता हूं। युद्धवीर जी। सर, विदाउट ब्लरिंग द लाइंस, क्योंकि मीडिया में रहते हुए हमें अपने दायरे में रहना पड़ता है, तो मैं बाकी चीज़ें मैं सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी जो आपने अभी, बाकी चीज़ों पे तो हमारी डिस्कशन चलती रहेगी, जो च्यूटी वाली आपने बात की, बहुत अच्छी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ऑन एयर कि बहुत अच्छी बात आपने शेयर की कि पहले उसका पेट भरा जाएगा। ये हमारा कल्चर है, ये जो आपने इसको हाईलाइट किया, मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पहले चींटी का पेट भरा जाएगा, उसके बाद मैं खाऊंगा। ये हमारा कल्चर, ये हमारा धर्म हमें सिखाता है, तो मैं उसका जरूर पहले शुक्रिया अदा करना चाहता था। दूसरा, आपने, क्योंकि काफी सारे पॉइंट्स हैं, विदेश नीति पर बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा दावा है बीजेपी का, खासकर एक सीजन्ड डिप्लोमेट है, पॉलिटिशियन तो है नहीं, एस जयशंकर साहब, जो इस समय हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। तो एक तरफ सर्जेई लैवरोव, रशिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, इंडिया आते हैं, वहां के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इंडिया चाहे तो मीडिएशन कर सकता है। सो इंडिया ने जहां यूक्रेन से भी रिलेशनशिप बरकरार रखे, वहीं पर रशिया से भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखे। एक तरफ जहां अमेरिका से भी रिलेशनशिप अच्छे रख रहे हैं, और रशिया से भी हम लगातार ऑयल जो है वो भी खरीद इस समय कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान, इस समय आप तो जानते ही हैं, G20 की प्रेसिडेंसी दिसंबर से आ रही है हमारे पास, अगले साल G20 समिट जो है वो भी इंडिया में होने जा रहा है। सो विदेश नीति पर बीजेपी के लीडर्स का यह दावा है कि बहुत स्ट्रांग पकड़ है, हमने बहुत अच्छी पकड़ रखी है। आज पाकिस्तान देखिए एकदम आइसोलेट हो गया है। जो बाइडेन ने ना फोन किया कभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, ना कभी उनका कोई फोन कॉल उठा रहे हैं। इमरान खान साहब वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि उनका फोन भी नहीं उठा रहे, और हम देखो कहाँ पहुंच गए अमेरिका और रशिया के साथ। ये उनका दावा है। और इंटरनेशनल लेवल पर चाहे लिज ट्रस है, चाहे ऋषि सुनक आ जाते, हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप है, क्योंकि लिज ट्रस एज ए फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया आई थी। तो इंग्लैंड के साथ दिवाली से पहले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। कनाडा से हमारी जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो गई थी इंडिया, और जाने से पहले हमें इंटरव्यू देकर गई थी कि पीयूष गोयल से मिलने से पहले कनाडा इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है। यूएई के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, ये इंडिया का दावा है। और 2030 तक इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। हमने इंग्लैंड को, मैं आज के सुबह गार्डियन अखबार पढ़ रहा था इंग्लैंड का, उसमें उन्होंने खास गार्डियन अखबार में हेडलाइन भी मैं बता देता हूं कि इंडिया क्वाइटली बिकमिंग एन इकोनॉमिक सुपर पावर। ये मैं इंग्लैंड की अखबार गार्डियन को, आज की अखबार को कोट कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि लिज ट्रस हमारी नई प्रधानमंत्री बनी है, हम दावा कर रहे हैं हम इकोनॉमी का, लेकिन उन्होंने इंडिया पे आर्टिकल लिखा है कि 2030 से पहले वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, और इंग्लैंड को उन्होंने हाल ही में पीछे छोड़ दिया। तो ये सारा बीजेपी या गवर्नमेंट का भी कहना और मीडिया भी कह रहा है। आप क्या कहेंगे, एनालिसिस दीजिए सर।
ये आपने काफी अच्छी बातें रखी है, मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। सबसे पहले बात ये आपने रखी कि विदेश नीति, मैं जरूर कहता हूं आप पास्ट इतिहास जरूर देखिए। हम विदेश नीति में इतना इंडिया ने अपनी इज्जत दुनिया में कमाई कि आप आजाद देश होने के बाद भारत, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, सभी कंट्रीज के पास हम हमारे हित की बात कर लेते थे और हमारा लोहा सब मानते थे। पाकिस्तान का कोई साथ नहीं दे रहे थे। हम रशिया से भी ऐसे रिलेशन बना के रखते थे और अमेरिका से भी मदद ले पाते थे, चाहे कनाडा हो या चाहे अफ्रीकन कंट्रीज हो या चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या चाहे इंग्लैंड हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, सबसे हमारा यही एक रिश्ता रहा और हम फ्लिप फ्लॉप नहीं करते थे। देश आजाद होने के बाद संविधान सभा के अंदर हमारे उस वक्त के, मैं नमन करता हूं उन महान आत्माओं को जिन्होंने संविधान सभा में तय किया कि हमारी विदेश नीति उस तरह की होगी कि ना हम किसी को हमारे देश की राजनीति में दखल देने देंगे और हम किसी भी देश की पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारा देश कभी इस तरह की राजनीति नहीं करेगा कि जहां से कभी ना कभी हमारे नुकसान को सामना करना पड़े। अब देखिए, ये परंपरा सभी पार्टी ने निभाई। कोई भी प्राइम मिनिस्टर, भाजपा के वाजपेयी जी बने हो या लगातार कांग्रेस के बने हो या नॉन कांग्रेस के प्रधानमंत्री, सबने इस बात को संभाल के रखा था। अमेरिका का चुनाव था, मोदी जी गए वहां पे, स्लोगन दे के आए, अब की बार ट्रंप सरकार, और फिर ट्रंप तो जीते नहीं। क्यों हमें किसी देश की पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल जब चुनाव नजदीक आ रहा है तब अब की बार ट्रंप सरकार करना चाहिए और फिर वहां वो सरकार तो बनी नहीं। ऐसी फ्लिप फ्लॉप विदेश नीति नहीं होनी चाहिए। मोदी जी शपथ ले रहे थे, आज तक का इतिहास रहा कि हमारे वहां जो आतंकवादी भेजता है उस पाकिस्तान के मुखिया को हम कभी इनवाइट नहीं करेंगे जब तक हमारे जम्मू कश्मीर का हिस्सा हमें नहीं मिल जाता है। जब तक आतंकवाद को भेजना पाकिस्तान बंद नहीं करे, हम उनके मुखिया को हमारे प्रधानमंत्री के शपथ में नहीं बुलाएंगे। ये परंपरा चलती थी। 2014 में क्या हो गया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के मुखिया को अपने शपथ समारोह में बुला लिया, बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, शॉल दे आए, साड़ी ले आए, पता नहीं क्या क्या कराए, और यहां पठानकोट में हमारे ऊपर हमला हो गया। तो विदेश नीति ऐसे नहीं चलती है। हमारे जवान चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद होते हैं। हमारे आर्मी के लोग, पूरी दुनिया पाकिस्तान चाइना को दबोचती है कि गलत किया है तुमने, हिंदुस्तान के जवानों को मारा। हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट आता है कि भाइयों बहनों, यहां से ना कोई गया है, वहां से ना कोई आया है। तो क्या हमारे बिहार रेजिमेंट के जवान ऐसे ही मर गए? 20 लोग शहीद हुए ऐसे ही, जिसको फायदा लिया चाइना ने कहा कि देखो, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि यहां से ना कोई गया है, वहां से न कोई आया है, तो मैंने बॉर्डर क्रॉस नहीं की है और हिंदुस्तान के लोग मरे उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूं। हमारे यहां भाजपा के सांसद हैं, नॉर्थ ईस्ट से चुनाव जीते हुए हैं, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर है, वहां स्टेट के प्रेसिडेंट है। उसने खुद अपने ट्विटर पे लगाया, आज तक मैं उसे सैल्यूट करता हूं, उसने डिलीट नहीं किया, उसने अपने ट्विटर लगाया कि चाइना ने हमारी में ब्रिज बना लिया है, गांव बसा लिया है और मेरे वहां से लोगों को उठा के चाइना ले जा रहा है। इतना होने के बावजूद हमारी सरकार और भाजपा के लोग कहते हैं कि चाइना हमारे वहां आया ही नहीं है। आपका सांसद कह रहा है, आपका नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर कह रहा है, और वो थापीर जी जो सांसद ने ये कहा है वो आज भी उसके ट्विटर पे है। क्या ये आपकी विदेश नीति हो सकती है? आप श्रीलंका में आपकी विदेश नीति क्या रही? चाइना ने वहां बेस बना लिया। आप
पाकिस्तान और चाइना इतना नजदीक आ जाता है और वहां पे डायरेक्ट लाइन बन जाती है, आप उसे रोक नहीं पाते हो। सबसे पुराना साथी जो हिंदू राष्ट्र कहता है, नेपाल के साथ आपने रिश्ते क्यों खराब कर दिए? बांग्लादेश जो बना इंदिरा गांधी जी की मर्दानगी के साथ, वो महिला थी पर मर्दानगी थी उनकी कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। उस बांग्लादेश के साथ हमारे जो रिश्ते थे उसको आपने किस तरह से निभाया? पूरी विदेश नीति फ्लॉप फ्लिप फ्लॉप चलती रही, इसका खामियाजा देश भुगत रहा है। आपका दूसरा सवाल था अर्थतंत्र को लेके, तो ये आपको हमें सबको होगी। हमारा देश बरसों तक गुलाम से लोग आए, जो लूट सकते थे लूट के गए। अंग्रेज हमारे देश में आजादी देनी थी, उससे पहले जो भी ले जा सकते थे अंग्रेज लूट के ले गए। और उसके बाद हमारे देश में जात, प्रांत, भाषा, मजहब के नाम पे जितना जहर घोल सकते थे वो घोल के इस देश को छोड़ के गए। उस वक्त हमारा देश जब आजाद हुआ, सुई के अंदर छेद यहां नहीं बन सकता था, उसके लिए हमें बाहर सुई भेजनी पड़ती थी। हमारे वहां खाने को अन्न नहीं था, अमेरिका से जिसे लाल गेहूं कहते थे, PL 480 गेहूं अमेरिका से हमें लाना पड़ता था। उस वक्त में हमारे देश के उन लोगों ने, हमारे उन महान आत्माओं ने देश का नेतृत्व किया, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे इंदिरा जी हो या राजीव गांधी जी हो। उन्होंने ऐसा नेतृत्व दिया, ऐसा काम किया कि जिस देश में सुई में छेद नहीं बना सकते थे वहां हवाई जहाज बनने लगा। जहां PL 480 लाल गेहूं वहां के एनिमल्स खाते थे, उसको लाके खाना पड़ता था, वहां हमारे धन धान के भंडार बन गए। हमारे यहाँ IIMs बने, वहां सारी बड़ी बड़ी अस्कियामत बनी। भाजपा वाले कहते 7 साल में तुमने किया क्या? तब दुख होता है कि उन पूर्वजों का अपमान है जिन्होंने इस देश को एक सही रास्ते पे लेके आया। 2014 में आप आए, उस वक्त क्या हालत थी और आज क्या हालत है? आपने कभी सोचा है? इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का फर्स्ट प्रिंसिपल है टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास कुछ नहीं है या कम है और जिनके पास बहुत है, उन दोनों के बीच का फासला कम हो, वही लोकतंत्र है। और सरकार का काम यही होता है। ये नहीं कि मेरे 2-3 पूंजीपति मित्र जो है वो मालामाल होता रहे और मेरी झोपड़े में रहने वाली मेरी एक बेहवा मां, उसका ठीक हो, उसकी कोई सोच ना रहे, उसका पेट कैसे भरेगा, कौन भरेगा, उसकी कोई चिंता ना हो। मेरा वो युवा जो रोजगार चाहता है, जिसमें टैलेंट है, जो काम करता है, उसे काम नहीं मिलता है। मेरा वो छोटा सा ठेले वाला जो ख्वाब देखता है कि मुझे थोड़ा सा मेरा अर्थतंत्र सुधर जाए, उसके अर्थतंत्र की कोई चिंता ना करे। पेट्रोल और डीजल आसमान पे पहुंच जाए। आप ऑयल और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड जब कोरोना के काल में सस्ता हो गया, दुनिया के सभी देशों ने अपने देशवासियों के लिए, क्योंकि काल ऐसा था कि लोग मुश्किल में थे, तब पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, भारत ने कम नहीं किए। रसोई गैस के दाम इंटरनेट के 11 हो जाए। आप उन्हीं के भारत सरकार का आंकड़ा देख लीजिए कि महंगाई का आंक जो भारत सरकार का कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्टर का प्राइस मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एक अलग है, वो मॉनिटर करता है, मेरा आंकड़ा नहीं है। आप एक साल के अप्रैल से अप्रैल का आंकड़ा देख लीजिए, 4.7 से 7.86, ऑलमोस्ट डबल महंगाई का दर हो जाता है। इसकी कोई चिंता नहीं हो। और फिर देश में हम सिर्फ मजहब के नाम पे मंदिर मस्जिद करवाते रहो, राम रहीम करवाते रहो, किसी का भी मरे मेरा घर भरे, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स से देश आबाद नहीं होगा। देश आबाद तभी हो सकता है जब हर घर में तरक्की हो। चंद लोगों की तरक्की से आप आंकड़ा दिखा के बात करोगे, वो आंकड़ा ठीक नहीं है। अर्थतंत्र सुदृढ़ करने का जो चाणक्य जी का नीति शास्त्र में अर्थशास्त्र के लिए उन्होंने कहा कि राज्य सत्ता का अर्थतंत्र कमंडल जैसा होना चाहिए।
कमंडल हम भरते हैं तो ऊपर का बड़ा पार्ट होता है, फटाक से कमंडल हम भर लेते हैं, पर जब देने की बारी आती है तो उसका जो देने का आगे का नॉब होता है वो एक छोटी कटोरी जरूरत है, वहां जाके पहले परोसता है। उसी तरह से बड़े लोगों से धन लेना चाहिए राज्य सत्ता को, और छोटे जरूरतमंद वालों को सबसे ज्यादा देना चाहिए। आज जो देश में हमारे अर्थतंत्र मोदी जी के शासन में चल रहा है वो गरीब, मिडिल क्लास, आम नागरिक के पास से ज्यादा कर से वसूलाई जाती है, और फायदा उन कॉरपोरेट्स, बड़े लोगों को दिया जाता है जो भाजपा के धन संग्रह में मदद करता है। आप जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज है उनको आप दबोचोगे, उनको दबाओगे, आप ना मीडिया फेयर एंड फ्री फियरलेस रह सकता है, उनको भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का हर वक्त डर सताया रहता है। आपके वहां जो पत्रकार है वो भी चिंतित रहता है कि कब मेरे खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस ना बन जाए, मैं जेल न चला जाऊं। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल जुडिशरी से जुड़े लोग ही जब उठाते हैं, जब इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस के ऊपर सवाल उठता है, हमारे उन स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर सवाल उठता है, तब ये देश जो बहुत बड़ा लोकतंत्र है उसके लिए चिंता मैं ऑपोजिशन नहीं, हर नागरिक करे। चाहे भाजपा में भी अच्छे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, बीजेपी में भी बहुत अच्छे लोग हैं, कभी कभी वो भी मुंह खोलते हैं, वो भी आज बोलते हैं, डरते डरते बोलते हैं। मैं खुद एक मिनिस्टर रहा हूं, मैं जब मंत्री था मेरा पर्सनल सेक्रेटरी रखने का मेरा अधिकार होता है, लोकतंत्र है। अब भाजपा में मोदी जी के शासन में एक नया रूल आया कि मंत्री भी बनाएंगे तो पर्सनल सेक्रेटरी तक वो मंत्री खुद नहीं रख सकता है, वो मोदी जी तय करेंगे, ताकि वो मंत्री सांस भी कौन सी ले रहा है उसका पता चले। किसानों को कुचल देने वाला जिसका बेटा है और बाप के प्रोवोकिंग भाषण के बाद जिन किसानों को कुचल दिया था, उनको मॉरल बेस पे मंत्री नहीं रहना चाहिए, फिर भी आप मंत्री बना के रखते हो। एक मंत्री की बेटी के बार का, गोवा के बार का सारा खुलासा होता है, फिर भी उसको बचाने में सरकार लगती है। हिंदुस्तान में ऐसी सरकारें हमने देखी है कि जहां पे एक एक्सीडेंट हो जाता है या प्लेन का हो, और उस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वो मंत्री से, रेलवे मंत्री या सिविल एविएशन के मंत्री हो, उसने रिजाइन किया था। और आज जो देश में चल रहा है, सबसे ज्यादा गुने वाला, सबसे ज्यादा क्राइम वाला मंत्री बनता है, फिर भी कोई गुनाह करता है उसे बचाया जाता है, उसे बख्शा नहीं जाता, उसे मंत्री पद से रिहा नहीं किया जाता, उसे बख्शा जाता है कि तुम रहो यहीं पे। ये चल रहा है, पर मैं जरूर ये कहूंगा कि ऐसा अंधेर लंबा नहीं चलता है। सच कभी न कभी प्रकाशित होता ही है, बिक सकता है, पर लंबे दिनों तक नहीं बिक सकता है। सच्चाई बोलेगी, चढ़ के बोलेगी। हमने देखा है कि ऐसा दमनकारी शासन जिसकी सोने की नगरी थी, उस वाले को जेल में डालने से ना कंस का शासन साथ था, अंग्रेज का शासन सलामत रहा था, तो किसी सच बोलने वाले को ईडी, सीडी, सीबीआई धौंस जमा के जेल में डालने से लोकतंत्र को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और आखिर लोकतंत्र में जनता जनार्दन महान है। लोकतंत्र में हम बड़े हैं। मैं आज एमपी हूं, बड़ा नेता हूं, मेरी ताकत नहीं, मेरे जनता का आशीर्वाद और समर्थन था तो मैं 5-5 बार असेंबली में चुनाव जीता हूं, इतने देर लंबे अरसे तक रहा। तो वो जनता जनार्दन है, मुझे विनम्र रह के उनको नमन करना है कि उनकी वजह से होता, और यही देश की जनता है। मैं उसे सैल्यूट करता हूं कि इस देश में जो कहते हैं ना इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी जी ने, पर इमरजेंसी के बाद पावर से हटी। उन्होंने खुद कहा कि मेरी मंशा अच्छी थी पर कदम सही नहीं था। इस देश की जनता ने इंदिरा जी को माफ किया, फिर से प्रधानमंत्री बनाया, और जब तक जिंदा रही इस देश की जनता ने इमरजेंसी के बाद कांग्रेस और इंदिरा जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया, राजीव गांधी जी को भी प्रधानमंत्री बनाया, और यूपीए 1 और 2 2004 से लेकर 2010 तक सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में भारत देश की जनता ने, भारत देश के प्यारे मतदाताओं ने
फिर से कांग्रेस को बहुमत दिया था, शासन दिया था। हमें सत्ता मिले तो अहंकार नहीं करना चाहिए। देश की जनता सर पे भी बिठाती है और गलती करने वाले को पैरों तले भी यही जनता कुचलती है। आज बीजेपी में, भाजपा में जो अहंकार है वो अपनी जेब में जैसे सीटें हैं, 2024 मेरी, गुजरात मेरा, ये वो अहंकार बोल रहा है और अहंकार किसी का भी नहीं टिका है। हमने चढ़ते हुए सूरज को भी डूबते हुए देखा है, तो ये जरूर बात आएगी आगे वाले दिनों में। जी, आप क्योंकि गुजरात में मिनिस्टर भी रहे हैं और राज्यसभा एमपी भी हैं और लीडर ऑफ ऑफिशियल ऑपोजिशन भी रह चुके हैं, वहाँ गुजरात की ही बात कर लेते हैं। जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स बेनिफिट मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि 2017 में जब गुजरात में इलेक्शंस हुए थे, 182 के वहाँ पर बीजेपी ने 99 सीट्स जीती थी। हालांकि 2012 से 16 सीटें कम थी, 16 सीट्स दे लॉस्ट, और सारी की सारी 16 सीटें जो बीजेपी ने हारी थी वहां से, वो सारी की सारी 115 से जब 99 रह गई, तो वो सारी 16 सीटें कांग्रेस के खाते वहां पर लग गई थी। उस समय 77 सीट्स उन्होंने जीती थी। 2012 में 61, 61, 77, 77 2017 में उन्होंने जीती हैं। बाकियों का लगभग सफाया ही था। अदर्स के खाते देखें तो 2012 और 2017 में सिर्फ 6 सीट्स थी। लेकिन अब बात करते हैं आज की। सर, केजरीवाल साहब से इस हफ्ते वो मीडिया पूछ रहा है, वो कहते हैं जी कांग्रेस बहुत स्ट्रांग आ रही है, वो कह रही है पिछली बार तो बच गई बीजेपी, इस बार नहीं बचेगी। तो केजरीवाल साहब ने हम मीडिया वालों को नसीहत दे दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तो बात ही मत करो, कांग्रेस इज फिनिश्ड। तो उन्होंने सवाल पूछने तक से इनकार कर दिया कि कांग्रेस का नाम लेके सवाल ना करो, बीजेपी वर्सेस केजरीवाल है, बीजेपी और 2024 में भी और गुजरात में भी। ऐसा दावा केजरीवाल साहब कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है कि 2024 में भी हमारी टक्कर है और हमारी सरकार बनेगी, और गुजरात में तो वो कहते हैं हमारी सरकार बन रही है, कांग्रेस का नाम भी मत लो। देखिए, सुनहरे ख्वाब देखने के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। कोई भी इसके ऊपर सुनहरे ख्वाब देख सकते हैं, कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं, पर एक आपको थोड़ा सा गुजरातियों का दिमाग, गुजरातियों की समझ और गुजराती डीएनए को समझना होगा। गुजरात ने कभी भी कैसे भी ऐसे वोट कटवा, कोई थर्ड फ्रंट आ गया, चुनावी तरह आ गए, तो गुजरात कभी भी उसको साथ नहीं दिया। आपको याद होगा कि यहाँ पे मायावती जी ने कोशिश की थी, लालू प्रसाद जी ने कोशिश की थी, लेफ्ट ने कोशिश की थी, एनसीपी ने कोशिश की, हमारे साथ रहे तो एक दो जीते, जब हमारे साथ नहीं रहे तो वो भी रिजल्ट नहीं आया। एनसीपी हमारे साथ तब जो भी लड़े तो थोड़ा बहुत, बाकी किसी भी पार्टीज ने यहाँ पे कोशिश की, बहुत लोगों ने कोशिश की। गुजरात की जनता या बीजेपी को वोट करती है या कांग्रेस पार्टी को वोट करती है, वो कभी थर्ड फ्रंट में फंसी नहीं है। अब देखिए, चिमनभाई पटेल, जिसे राजनीति का चाणक्य माना जाता था, वो चिमनभाई पटेल के पास पाटीदार का पावर था, पैसा भी था, बहुत बड़ा समर्थन था, पॉलिटिकली बहुत तेज इंसान थे। उन्होंने गुजरात के अंदर किमलोप नाम की एक पार्टी बना के कोशिश की। चुनावी रिजल्ट, नतीजे आए, बिल्कुल साथ नहीं दिया। वो समझदार इंसान थे कि जब जनता दल गुजरात बनने की नौबत आई, उन्होंने कहा थर्ड फ्रंट नहीं चल सकता यहाँ। कांग्रेस के अंदर वो मर्ज फिर से हो गए और कांग्रेस पार्टी के नेता और सीएम रहे। मैं भी उनकी कैबिनेट में रहा। उसके बाद शंकर सिंह जी वाघेला, खुद की सरकार थी, खुद के मुख्यमंत्री थे और एक बीजेपी कैडर से निकले हुए इंसान गुजरात की राजनीति को जानने पहले राजपूत के साथ मिलके मैं बहुत अच्छा कर दूंगा, मेरी ही टक्कर भाजपा से है, कांग्रेस कुछ भी नहीं है करके वो चुनाव लड़े। खुद की सरकार होते हुए इतनी चुनाव लड़ने के बावजूद कहीं पर ज्यादा डिपॉजिट नहीं बचा पाए। सिर्फ 4 सीट उनकी आई, सिर्फ 4 सीट। केजरीवाल जी भी आज जो कर रहे हैं उसको बीजेपी को वो सूट करता है, क्योंकि बीजेपी भी चाहती है और बीजेपी भी कहती है कि हमारी लड़ाई केजरीवाल जी से। वो जानते हैं कि केजरीवाल जी तो पिक्चर में ही नहीं है, तो वोट कटवा के तौर पे आए हैं, तो थोड़े बहुत वोट ले जाएं, इसी बहाने अगर हम करें तो कांग्रेस के वोट कम हो, वो सूट करता है। देखिए, गोवा के चुनाव के वक्त देश भर का मीडिया में मैनेजमेंट से, एडवर्टाइजमेंट से और एक प्रोपेगेंडा और परसेप्शन क्रिएट आम आदमी पार्टी ने ऐसा किया कि गोवा में
आम आदमी पार्टी और भाजपा की टक्कर है और आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है। हुआ क्या, गोवा में हर जगह पे आम आदमी पार्टी 3-4 सीटों को छोड़ के डिपॉजिट गंवा दी उन्होंने। वोट भी कैसे मिले, कहीं पे बिल्कुल आप 600, 700, 300 इंडिपेंडेंट को मिले, उससे भी कम मिले। वहां गोवा में कुछ नहीं हुआ। उत्तराखंड में उन्होंने एक फौजी को सीएम फेस डिक्लेयर, सारी फौज लगा दी कि उत्तराखंड में हमारी सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। जिसको सीएम फेस डिक्लेयर किया था ना, हार गए आम आदमी पार्टी। और यहां गुजरात में कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। या दिल्ली में आपकी सरकार है जहां शीला दीक्षित जी ने उस स्टेट को सरप्लस बजट वाला बनाया, माने 1 रुपये का कर्जा नहीं, प्लस बजट वाला स्टेट देश में किसी ने बनाया तो शीला दीक्षित ने बनाया था, जिसके बाद आप मुख्यमंत्री बने। तो दिल्ली में भी 300 यूनिट बिजली आप मुफ्त नहीं देते हो जहां आपकी सरकार है, और गुजरात में कहते हो हम 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे। वहां पे ठेके की नौकरी है, वहां के टीचर्स दिल्ली में अनशन पे बैठे आंदोलन कर रहे हैं कि हमें पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है, हमें फिक्स पे में रखे हैं, हमसे आउटसोर्सिंग करवाते हैं। वहां सफाई कामदार कहता है मुझे परमानेंट नौकरी नहीं है, वहां ये कर नहीं रहे, और गुजरात में आके कहते हैं कि हम कर्मचारियों का ये भला कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो ये झूठ का व्यापार ज्यादा नहीं चलेगा। पर फिर भी मैं इसके ऊपर चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये बीजेपी और आम आदमी दोनों को, वो आम आदमी तो नहीं है हालांकि, अमीर आदमी पार्टी है। यदुवीर जी, मैं आपको कहूंगा कि आप राज्यसभा के मेरे साथ 10 सांसद जो राज्यसभा में अभी पंजाब से भी भेजे हैं, उनका एफिडेविट जो प्रॉपर्टी का वो के देखना, उनके जितने अमीर सांसद किसी पार्टी के नहीं है। तो अमीर आदमी पार्टी है, इसके ऊपर ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए। आप रिजल्ट के बाद देखना, यहां उनका कुछ भी नहीं होना है। पर एक वोट कटवा के तौर पे जो आम आदमी पार्टी ने गोवा में काम किया, जो उत्तराखंड में काम किया और भाजपा को मदद किया, और यही अरविंद केजरीवाल जी का एक वीडियो है, कभी चला देना। उन्होंने कहा कि मैं पक्का संघी हूं, मैं जनसंघ की विचारधारा से जुड़ा हूं, वो एक वीडियो भी है। तो वो हो सकता है कि ये आरएसएस की भी कोई गुटबाजी, चालबाजी हो सकती है, मुझे पता नहीं है कि उसका क्या है। पर गुजरात की जनता बीजेपी से परेशान है। यहाँ महात्मा गांधी जी के गुजरात में पॉइजनस अल्कोहल की वजह से ढेर सारे लोग मरते हैं, और वो भाजपा का हत्याकांड है। बीजेपी पैसे लेके शराब का जो चाल चल रही है, गुजरात में हर कर्मचारी दुखी है। हर दिन आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज क्यों रोड पे है, किसान कितना दुखी है। मैं भी मंत्री था, हमारी सरकार उस वक्त 18 घंटे बिजली किसानों को देती थी। मीटर छोड़ के हॉर्स पावर पे अगर कोई कनेक्शन वाली बात लेके आई तो हमारी सरकार ने की। सबसे ज्यादा रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में हुआ, नहीं कागजी नहीं, रियल इन्वेस्टमेंट तो हमारी कांग्रेस की सरकार में हुआ। महाराष्ट्र से ज्यादा रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में आया था। एशिया की सबसे बड़ी 2 रिफाइनरी, दोनों कॉम्पिटिटर ग्रुप थे, एसआर और रिलायंस, 2 रिफाइनरी जामनगर में कागज में लगी। अहमद पटेल जी राजीव गांधी जी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बने। उन्होंने बड़ौदा से लेके वलसाड़ नवसारी तक का पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरात में बना दिया। जनरल मोटर्स की फैक्ट्री पंचमहाल में कांग्रेस की सरकार के वक्त में आई। भाजपा ने तो सिर्फ वाइब्रेंट गुजरात में एमओयू, कागजी बातें की है, रियल इन्वेस्टमेंट गुजरात में नहीं आया। आज गुजरात में मेरा युवा गुजराती, दिमागी तेज गुजराती, वो गुजरात छोड़ के बाहर जाने पे मजबूर है, क्योंकि गुजरात में उसको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ गुजरात के लिए हमने द्वारका घोषणा पत्र में जो बातें रखी हैं उसको करके दिखाएंगे, और उन्हीं पॉजिटिव मुद्दों पे गुजरात की जनता का प्यार, आशीर्वाद, वोट और समर्थन मिलेगा। और जो सरकार आएगी, इनकार नहीं की साधना करेगी, वही सरकार कांग्रेस की बनेगी। यदुवीर जी। जी सर, नेशनल लेवल पे एक बात चर्चा रहती है, वो कहते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस में रहती है, बीजेपी में ऐसी नहीं है।
और गांधी परिवार क्या अब वही कंट्रोल रखेंगे कांग्रेस का या नहीं रखेंगे, इस पे कोई चेंजेस होंगे? आपका क्या कहना है? हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ किसी मीडिया वाले ने, आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, जितनी डायनेस्टी माने बाप का बेटा, उसमें बीजेपी में विधायक और एमपी जितने हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में पूरे देश में इतने कहीं पर भी नहीं। और कौन सी डायनेस्टी पॉलिटिक्स? राजीव जी के बाद माने उनकी सरकार गई, उसको आज 30 साल हो जाएंगे, 30-35 साल क्या, आप वो पीरियड देख लीजिए। उसके बाद गांधी परिवार का कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री भी बना। अगर परिवार से पावर ही चाहिए होता तब तो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में लड़े थे। 2004 में हमारे पास बहुमत था, सोनिया गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाती, कौन रोक सकता? मनमोहन सिंह जी ने खुद कहा यूपीए के दूसरे काल में 2009 टू 2014 के बीच में मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मेरी उम्र, मेरे हेल्थ कंडीशन भी ठीक नहीं है, राहुल गांधी जी आप प्रधानमंत्री बनो और आप कमान संभालो। राहुल गांधी जी ने कहा नहीं, आपका मैं सम्मान करता हूं, आप ही अच्छी सरकार चलाइए, हम आपके साथ हैं। अगर प्रधानमंत्री ही बनने का गोल होता परिवार को तो राहुल गांधी जी उस वक्त प्रधानमंत्री बन जाते। खुद मनमोहन सिंह जी ने इस खुलासा किया है। बार बार उन्होंने पहले ये भी कहा था कि राहुल गांधी जी आप मेरी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनिए, उन्होंने कहा मुझे नहीं करना है, मैं संगठन का काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ, पार्टी का संगठन का काम मैं कर रहा हूँ। परिवार है, उसने समर्पण किया है इस देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ते लड़ते। हाँ, अगर कहते हो कि ये परिवार कौन, तो ये परिवार, ये डायनेस्टी शहीदों का परिवार है। परिवार वो है जो देश की आजादी के लिए मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी प्रॉपर्टी, अपना करोड़ों खरबों रुपया महात्मा के चरणों में दे दिया कि इस देश की आजादी के लिए लड़िए। आप वो प्रॉपर्टी उनकी इलाहाबाद में आज भी जाके देखिए, वो जो सिर्फ कैंपस बना है उस प्रॉपर्टी की कीमत देख लीजिए, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने इस देश को समर्पित की, कुछ लिया नहीं। वो अगर वो प्रॉपर्टी सिर्फ रख लेते और ये परिवार रखता तो पीढ़ियों तक, जनरेशन सोने के चम्मच से खाते पीते मौज करते, दुनिया भर में घूमते, पैसे खत्म नहीं होते। ये वो परिवार है जिसने इस देश के लिए शहादत ली। गांधी ने आतंकवाद के खिलाफ इस देश को एक रखने के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी जान गंवा दी। उस वक्त इंदिरा गांधी जी को कहा था, आईबी की रिपोर्ट थी कि आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया है, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी में सरदार है, सिख मजहब वाला, आप इसको हटा दीजिए। तब इंदिरा जी ने कहा था कि मैं, जो मेरे सिक्योरिटी में है वो सिर्फ सिख धर्म अपनाते हैं, सरदार है, इसलिए हटा दूं सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए, तो फिर मुझे मेरी जान से प्यारा इस देश के हर मजहब के प्रति प्यार है। और अगर तो देश में क्या मैसेज जाएगा? फिर कौन सरदार के ऊपर, कौन सिख के ऊपर विश्वास करेगा? मेरे रक्षा में सबसे करीब रहने वाले, हथियार रखने वाले भी सिख मजहब के हैं, वही रहेंगे। वो इंदिरा जी थी। आज के प्रधानमंत्री जी को कह दीजिए कि अपने पास में किसी ऐसे वो परिंदे को भी पर काटने देंगे। राजीव गांधी जी थे जो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री होते हुए उनके कदम इस देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़े, देश की इज्जत बचाने के लिए वो लड़े। और उसके बाद जब वो एक चुनावी प्रचार में जाते थे तो अपनी जान बचाने के लिए मैं लोगों से कैसे परे कर सकता हूँ, मेरी जान जाए तो जाए। मैंने खुद देखा है, मैं जिप्सी चला रहा था, राजीव गांधी जी जीप में खड़े थे और भीड़ के बीच जाते थे। लोग कहते थे कि कितना बड़ा रिस्क है, वो कहते हैं कि जान का क्या है, वो तो आनी है और जानी है, राजनीति करनी है तो लोगों से परहेज क्यों, मैं लोगों के बीच जाऊंगा। अगर मैं गरीब के पास जाके नहीं मिलूंगा तो मुझे उसके दर्द का एहसास नहीं होगा, उनकी बात और कौन सुनेगा।
वो हमारे यहाँ रिलीफ कैंप में वर्क चल रहा था, वो आए तो प्रधानमंत्री के नाते पे ऑफिशियल टूर को छोड़ के खुद गाड़ी चला के जो गरीब मजदूर काम कर रहे थे उनके बीच जो रूट में प्रोग्राम नहीं था वहां चले गए। सिक्योरिटी ने कहा कि सबसे बड़ा रिस्क हो गया। उन्होंने कहा कि लोगों का दर्द सुनने के लिए मेरी जान है। ये परिवार वो है जिसने ऐसी बातें की है, और इस परिवार से भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं मानता हूं वो राष्ट्र नहीं हो सकता, वो देशभक्त नहीं हो सकता है। कभी कभी भाजपा जो परिवार परिवार करके हमला मानने में वो संघ परिवार से परेशान है, क्योंकि आजकल कभी कभी संघ परिवार गलत करने पे भाजपा को रोकता है, और ये प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में भी संघ परिवार को खत्म किया। हो सकता है कि परिवार उधर, निगाह कहीं पे, निशाना कहीं पे, संघ परिवार पे भी अटैक करने की बात भाजपा की हो सकती है। हमारे परिवार को इस देश की जनता ने स्वीकार किया है। अगर कोई भी राजनेता किसी भी अपने बेटे को आगे करेगा, जनता जब स्वीकार नहीं करती है उसे कुछ नहीं मिलता है। इस देश की जनता ने इस परिवार ने जो किया है, विषय है, समर्थन है। इंदिरा गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो या राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहे, और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 10 साल तक इस देश की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया। वो प्रधानमंत्री भले ही ना बनी, और राहुल गांधी जी आज जब पदयात्रा लेके निकले हैं, लाखों लोग उसको प्यार से समर्थन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, भारत जोड़ो में जुड़ रहे हैं। यही दिखाता है कि इस परिवार की स्वीकृति कितनी है। ठीक, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें इतना समय दिया। जाने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ जो NRIs हैं, अब देखिए साचा साहब आपके बड़ी डेडिकेटेड समर्थक है। हमारे यहाँ शाम हर रोज़ चैनल वाई पर पैनल डिस्कशन होती है, तो उस पर यहाँ वाई मीडिया में रिप्रेजेंट करने आते हैं, और बहुत सारे और लोग हैं जो कांग्रेस को अभी भी समर्थन करते हैं अमेरिका में, कनाडा में। तो उन NRIs के लिए आपका क्या संदेश है सर? नमस्कार साथियों, आपके यहाँ DNA डेवलपमेंट है। आप जहां पर भी रहते हो वहां जाके विकास करते हो। जैसे दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है, मेरा हिंदुस्तानी जहां जाता है वहीं मिल जाता है। मुझे याद है, मैं गया था जब संगमा जी स्पीकर थे और एक कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस में मलेशिया में, वहाँ के NRI हमारे हिंदुस्तानी थे। उन्होंने मुझे जाके बताया था कि एक बहुत बड़ा मंदिर और बहुत बड़ा कम्युनिटी हॉल बना है, पर ये जमीन हमें यहाँ के मलेशिया के एक मुस्लिम ने फ्री में दी है। मुझे खुशी हुई थी, और तब हमें उन्होंने ये भी सुनाया था कि आप लोग जब मजहब के नाम पे हिंदुस्तान में दंगा करवाते हो, प्रॉब्लम करते हो, तो हमें यहाँ दिक्कत होती है, तुम बचाने नहीं आते हो, तो हिंदुस्तान में के रहो। यहाँ हमें लोग प्यार देते हैं, समर्थन देते हैं, आपको साथ रखना चाहिए। कहना बहुत आसान है, सबका साथ सबका विकास, पर आप हमें भी प्रेरणा दीजिए कि कहना नहीं, हम यहाँ करके दिखाएं, ताकि आपको भी वहाँ सबका साथ और सबका विकास वाला प्यार मिले। आप आइए, हमारे लिए कुछ भी हो तो हम पार्लियामेंट में तो आप जरूर भेजिए मुझे। मैं कहूँगा भी अद्विल जी को कि मेरा ऑफिस ऑफ शक्ति से फ्लैश भी कर देंगे। मुद्दा ऐसा कि जो NRI देश की पार्लियामेंट में उठाना है, उनकी समस्या की मैं आवाज बनूंगा, और इसमें पार्टी जरूरत नहीं है। आप बीजेपी तक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज बनना मेरा धर्म है। पार्लियामेंट में उस सवाल को भी उठाऊंगा, जहां सरकार को लिखना, बोलना, कहना होगा, वहां पे ब्रेक करूंगा। आप इस देश का नाम वहां रोशन करें, आप खुश रहे, खुशहाल रहे, आपकी सेहत बहुत अच्छी बनी रहे, और आप और आपका परिवार बहुत आगे बढ़े। कभी मौका मिलेगा तो वाई चैनल पे आके वहां कनाडा में बैठ के भी आपसे अद्विल जी बात करूंगा। आपसे सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपके दर्शक मित्रों को भी बहुत शुभकामनाएं, आपके चैनल के सभी साथियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू शक्ति सिंह गोयल साहब, हमारे मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा से और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। बहुत अच्छा लगा जी। मैं फिर यही कहूँगा कि
विचार अपने अपने हो सकते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, वाई मीडिया की तरफ से सभी वेलकम है। माफ करना, लेकिन आपके जो विचार हैं वो सुन के बहुत अच्छा लगा और मोस्ट वेलकम सर। वी लुक फॉरवर्ड कि आप यहाँ जब भी कनाडा आए तो फिर यहाँ आप चैनल वाई के स्टूडियो में आपसे मुलाकात भी होगी और बिल्कुल आपके साथ भोजन भी करेंगे। बहुत अच्छा लगा। वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कैरी ऑन द डिस्कशन। थैंक यू। आप लोग भी कभी आइए तो दिल्ली आइए तो जरूर हमारे मेहमान बनिए। आप सभी को इनविटेशन है, दिल्ली आइए तो जरूर आप भी हमारे मेहमान बनिए। श्योर सर, लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम, आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। मेरे लिए गुड नाइट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। South Asian Canadian channel, Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. the biggest South Asian media group, Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan and you're listening to South Asian Pulse. अब हर दिन सुने GTA का नंबर 1 रेडियो स्टेशन FM 91.9। You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Online, SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group, Y Media.